हेलो एवरीवन, मैं जरार खान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कितने टाइप के हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसका जर्नल फॉर्म क्या है। और हम ये भी जानेंगे कि रूट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं और रूट को वेरीफाई कैसे करेंगे, या विद द हेल्प ऑफ द रूट हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन इन्वॉल्व इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। All these things we will discuss in very detail. So without wasting too much time, so let's start that what is the quadratic equation. So first of all we will define that what is quadratic equation. Students, आपने पॉलिनोमियल नाम का एक चैप्टर पढ़ के रखा है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में, और आपने वहाँ पर कई सारे टाइप के जो है पॉलिनोमियल पढ़े हैं, लीनियर, बाइनोमियल या लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ के रखा है। उन्हीं में से मैं एक पॉलिनोमियल की, स्पेशल पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसका नाम था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स दैट इट इज रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द डेफिनेशन इज गिवन हियर, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल इक्वेशन को जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल और इन द इक्वेशन। ठीक है, ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने भी उसी क्लास में पढ़ के रखा है, 9th में भी पढ़ के रखा है और 10th में भी चैप्टर नंबर उसमें पॉलिनोमियल में पढ़ के रखा है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है। ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सी हियर। बट इट इज नॉट द सिंगल वे टू रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अदर वेज ऑल्सो। एंड हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट a b c रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। मीन्स यहाँ पर जो a, b और c आ रहे हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एज यू कैन एज्यूम, एज यू कैन कंसीडर, या आपके क्वेश्चन में गिवन हो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और एक शर्त इसके साथ ये भी है, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, उसमें a कभी 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर a 0 हुआ तो आप देखिए यहाँ पर जब भी कभी a एक रियल नंबर है जो 0 है, तो जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 × समथिंग विल इक्वल टू 0। मीन्स ये जो टर्म है वो टर्म नहीं रह जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, वहाँ पर 0 आ जाएगा। और जैसे ये टर्म फिनिश होगा डिग्री 2 का कॉन्सेप्ट खतरे में आ जाएगा, फिर डिग्री 2 दिखेगी नहीं। तो अगर डिग्री 2 नहीं दिखेगी तो आप जो डेफिनेशन आपने पढ़ के रखी है उसका कंट्राडिक्शन आने लगेगा कि यहाँ पर तो कोई डिग्री 2 है ही नहीं। तो वो इस वजह से वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। वो कोई इक्वेशन तो होगा बट वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। So for that we should remember this, that a never will equal to 0 in the case of the quadratic equation where a is the coefficient of the x²। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि a कहीं और भी हो और उसको हम पकड़े बैठे रहे कि नहीं उसको हम 0 नहीं होने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो a x² का कॉफिशियंट है, उस टर्म में इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल के उस पार्ट का कॉफिशियंट है जिसकी पावर 2 है, तब उसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। लेकिन यहीं पर हम एक और बात आपको समझाना चाहेंगे कि b और c अगर 0 हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख रहे हैं ax² + bx, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि c यहाँ पर 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस क्वाड्रेटिक तो डिफाइन हो रहा है यहाँ से ना, वो प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं x² + c, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ b का टर्म 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। बट a का 0 नहीं होना ये बहुत ज़रूरी और कंपलसरी है इनडायरेक्टली, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हम जानेंगे एग्जाम्पल्स।
तो एग्जाम्पल हम खुद से लिखते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया कि जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हमको ये भी पता है कि ए बी सी जो हमारे हैं वो रियल नंबर हैं, तो उनको रियल नंबरों से रिप्लेस करके इन्फाइनाइट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने एग्जाम्पल आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। सो लेट्स सी, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। अगर मैं देखूँ इसको तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरा टाइप आप देखेंगे, आपने देखा एक्स स्क्वायर मीन्स में बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 9 है, बट सी यहाँ पर 0 है। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 8 है, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से आप जितने एग्जाम्पल चाहें उतने एग्जाम्पल आप अपने से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और यही ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्जाम्पल आप खुद से लिखें, क्योंकि आप जब भी एग्जाम्पल लिख पाएंगे जब आपने समझ के रखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ए बी क्या है, ए का 0 होना किस बात की तरफ इशारा करता है, या अगर वो 0 हुआ तो क्या होगा, ये सारी बातें आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आफ्टर डेफिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो जनरली आपको इन्हीं के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीके से आ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, जैसे मैं कहूँ कि बी और सी दोनों 0 हैं, तब सिचुएशन क्या बनेगी, तब ये बनेगी सिचुएशन। इन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास b इक्वल टू 0 है और c 0 नहीं है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास b 0 है और c 0 नहीं है तो ये सिचुएशन आएगी। अगर हमारे पास b 0 नहीं है और c 0 है तो ये सिचुएशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अगर दोनों 0 यहाँ पर दोनों 0 होंगे अगर, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आएगा, बी भी 0 है और सी भी 0 है, ठीक है। बट इन केस अगर दोनों 0 नहीं है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और ये जो पहली सिचुएशन आपने देखी उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये टाइप इक्वेशन के हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ ऐसा नहीं बनता। बस आप समझ के रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात पर डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल की डिग्री पर डिपेंड करता है। अगर वो 2 है तो इस तरीके से जो इक्वेशन मिलेगा हाईएस्ट 2 है, मतलब ऐसा नहीं कि अब 2 कहीं पर मिल जाए तो क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री 10 तक जा रही हो, 12 तक जा रही हो, नहीं। हाईएस्ट डिग्री अगर उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है और वो इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रूट की। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय एज द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन और द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने ये पढ़ के रखा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपने वहाँ पर ये समझा था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो रियल वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इक्वल टू 0 रिजल्ट देगा, वो इसका 0 होगा। यही आपने वहाँ पर पढ़ के रखा था। सेम वही यहाँ पर भी समझना है। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, या सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम कह रहे हैं, हम रूट की बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, ये जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा, अगर वो इसको सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या? सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम उस x इज इक्वल टू अल्फ़ा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर अल्फ़ा पुट करके सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू 0 आए। तो ये है ना बिल्कुल 0 के जैसा, जैसे हमने 0 के बारे में पढ़ के रखा था कि ये 0 कर देगा, पूरा सॉल्व करने पर पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x की वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करने पर इक्वल टू 0 देने लगे, उसको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ के रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास उतने सोल्यूशन या उतने 0 होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमारा 2 डिग्री के साथ है। इसका मतलब ये आप दिमाग में रखिएगा कि x की भी 2 वैल्यूज़ होंगी, मतलब x के 2 रूट होंगे। ये आप दिमाग में रखिएगा। दोनों इस तरह होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है। वो रियल रहेंगे, वो अनइक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, या आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे इमेजिनरी रूट्स भी आते हैं, मतलब रियल ना होकर वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, पर होंगे 2, डिपेंड करता है डिग्री पर। ये आप दिमाग में रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। या यही बात लिखी हुई है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस
इफ x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाइज वर्ड का मतलब आपको फिर से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ दिस, ये जो आप देख रहे हैं जितने x थे सबको अल्फा से रिप्लेस किया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं इसको कि ये रूट इक्वेशन का है। अब इसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, या यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू बतानी विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रूट। तो ये दोनों बातें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखें, ये हम चेक करने वाले हैं कि कोई जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक कब होता है। क्वाड्रेटिक होता है स्टूडेंट्स जब उसकी डिग्री 2 हो, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है। अब चलिए देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट मेरा क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है और x-3। ये क्वाड्रेटिक होगा अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप रह जाएगा, सबसे आखिर का जो पार्ट होगा जो बचा हुआ, वो एक इक्वेशन हो जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट जो है वेरिएबल की पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। मतलब वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, या ax² + bx = 0 हो, या ax² + c = 0। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन अटेंड करेगा तो वो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा है, a² + b² + 2ab, ये लिखा है। सबको सॉल्व करेंगे, एक तरफ शिफ्ट कीजिए। x² 2x - x 1 + 3, x² + x और +4। अब आप इसको कंपेयर कीजिए अपने इक्वेशन से, तो आपका जो जर्नल इक्वेशन है वो क्या है? ax² + bx + c = 0, या है ax² + bx = 0, या है ax² + c = 0। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा जो इसके जैसा होगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये फर्स्ट है और ये, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड थिंग, वहाँ पर देखेंगे x-2 x+1। देखिए x-2 सेकंड आपका है x-2 एंड देन व्हाट? x+1 विल इक्वल टू x-1 x-3, x-1 और x+3। इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करने का तरीका है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसको इजी बना के करते हैं। x में लिखा, -2 लिखा, और ये यहाँ पर भी मैं x लिखा और x+3, और यहाँ पर लिखा -1 और x+3। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x² + x -2x -2, x² + 3x और -x और -3। आप देखें बीच में इक्वल टू है, ये x² का टर्म इस x² से कैंसिल हो गया। अब जो कुछ बच रहा है, जो भी कुछ बच रहा है उसको आप इकट्ठा लिखें। देखिए ये हो जाएगा -x -2, यहाँ पर आ जाएगा 2x और -3। सबको एक तरफ शिफ्ट कीजिए, तो 2x - 3 + x + 2 = 0, यहाँ से हो जाएगा 3x और -1 = 0। अब आपके पास जो ये जो टाइप हैं, या यहाँ पर एक और बच रहा था x² = 0, ये इक्वेशन उनमें से किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उनमें से किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें x² का टर्म आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपने देख के रखा है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है और ये क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक का होना और ना होना चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको पहले एक्सरसाइज में यही सारी बातें बताई गई हैं कि चेक इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने और लेके रखा है, उस एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो हम लोग उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हमारे पास है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² एंड प्लस qx -6 = 0 और x = 3/4 और x = -2, ये इसके रूट गिवन है। x = 3/4 और x = -2, ये रूट्स। आपसे कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q। p पूछा जा रहा है
और क्यों पूछा जा रहा है? ईजी है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं x की वो सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जब वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट आएगा पूरा वो ज़ीरो आएगा। ये आप अपने दिमाग में रखें, इसको याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं तो p और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, 9/16 आएगा, सॉरी 16 आ जाएगा, प्लस q और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और -6 = 0। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पूरे को। इसको हम लीनियर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं इनटू वेरिएबल, और आपने इससे पहले वाले चैप्टर में यही पढ़ के रखा है। तो देखें, यहाँ पर हो जाएगा 9p, यहाँ पर हो जाएगा 12q, 16 से कर रहे हैं ना तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 16 × 6 और = 0। दिस वन इज इक्वेशन 1। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये भी इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, मीन्स = 0 देगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4p, यहाँ पर आ जाएगा -2q और यहाँ पर आ जाएगा -6। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p और q की वैल्यू निकालने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ, इजी पड़ेगा आपको। एलिमिनेशन के लिए जो भी आपके पास वेरिएबल हैं उन वेरिएबल में से किसी दो वेरिएबल है, दो में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12q है और ये 2q है। अगर हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ हमारे काम की चीज़ें निकल कर आएंगी। तो देखिए ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये 12q और ये -6 और × 6 और = 0। इसको आप इक्वेशन सेकंड कह लीजिए। बात समझ में आ गई? अब देखें, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता था, हम ये देखते थे कि जब हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया है, किसी एक के, दोनों में से किसी भी एक को, तो फिर हम देखते थे कि उसके साथ जो साइन है दोनों इक्वेशन में वो क्या है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे, और अगर दोनों अपोजिट के हैं तो हम ऐड करते थे। हमारे पास यहाँ पर अपोजिट है, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर p है, ये हो जाएगा 9 + 24p, ये हो जाएगा। ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। यहाँ पर आ जाएगा -16 × 6 और +6 × 6 और = 0। ये देखेंगे तो ये 33 आएगा, और इसको जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और × 22। सॉल्व कीजिए, 11 3 जा 11 2 जा और 3 2 जा, तो ये p की वैल्यू हमारी आ गई 4। ये जो p की वैल्यू 4 आई है, इस 4 को आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। वैसे तो चाहे इसमें, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या इस किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट हम वहाँ पुट करेंगे जहाँ से हमारा कैलकुलेशन कम हो, ठीक है। तो वो ये है 4p - 2q - 6। देखें 4p - 2q - 6 = 0, और p की वैल्यू 4 आ गई है, तो 4 × 4 -6, और इसको यहाँ कर दीजिए। आप देखेंगे 16 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 = 2q। यहाँ से देखें q की वैल्यू 5, q की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 5। तो अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन है और उस इक्वेशन में कोई अननोन, एक अननोन है, तब तो एक ही से निकल जाएगा। पर अगर उसमें 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं तो वेरिएबल के अलावा, तो हम उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज जो भी आपकी होगी एनसीईआरटी में, आई थिंक सो 4.1 है, उसके लिए ये इतना कॉन्सेप्ट बहुत सफिशिएंट है। आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, पूरा पढ़िए, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, सारे क्वेश्चंस को लगा डालिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप बताइएगा, एक्सरसाइज भी अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। बस कोशिश ये कीजिए कि आप अगर सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।